जिंदगी में एक घर का होना हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक घर हो और उसे पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है, जिसके लिए अधिकतर लोग बहुत ही उम्मीद और विश्वास के साथ बिल्डर के पास जाते हैं। मगर कभी कभी हम धागे ही इतने कमज़ोर चुन लेते हैं कि हमारी पूरी उम्र गांठ बांधने में ही गुजर जाती है, क्योंकि कुछ स्वार्थी और लालची बिल्डर उनके इसी विश्वास का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भरोसा करना बुरी बात नहीं, लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि मौका परस्ती के इस दौर में कौन आपको कब धोखा दे जाए ये समझ पाना आसान नहीं। और आप भी आज के रियल एस्टेट मार्केट से अवेयर रहें, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो हमें रियल एस्टेट के कानूनों से अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच है हमारी लीगल टीम के एक्सपर्ट मिस्टर मयंक पांडे, जो अभी तक तो कस्टमर और बिल्डरों के हकों के लिए लड़ते थे, मगर अब इनका चयन बिहार जुडिशरी में हो गया है, जिसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो मयंक जी। और हमारे कस्टमर की हमेशा ये लीगल को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि हमें किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करनी है, जिससे कस्टमर को जो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जब लोग निकलते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से पेश आएँ, कैसी प्रॉपर्टी खरीदें। तो इसलिए आज हम आपके बीच आए हैं, जिससे हमारे कस्टमरों को, हमारे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से जानना चाहें, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे आपके रिस्पेक्ट में, हम उसका ट्राई करेंगे कि अच्छे तरीके से आंसर दे पाएँ। कस्टमर ही नहीं, अगर हम भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं एज ए लॉयर, एज ए जज, एज ए कोई भी पर्सन, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं, तो कॉमन प्रिजम्पशन एज ए लेमैन की तरह ही रहता है कि हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो इस सब में बायर्स के रूप में सब लोग एक तरीके से ही पेश आते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से मतलब लीगल के लोग ही आते हैं, बट वो नॉट रिलेटेड टू रियल एस्टेट, बट वो भी आज की स्थिति को देखते हुए घबराते हैं प्रॉपर्टी को लेते ही, किस जगह जाना है, किस जगह लेना है। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा यह है कि 2017 में रेरा एक्ट इन्फोर्स हुआ, 1 मई 2017 को। एक्ट तो पूरा 2016 में बना, लेकिन कुछ सेक्शंस जो हैं, जो रेलिवेंट सेक्शन थे, वो 1 मई 2017 को इन्फोर्स हुए, वो एग्जीक्यूशंस में आए। 2017 से पहले रेरा केवल ड्राफ्ट में सुने जाते थे कि एक एक्ट आने वाला है, लेकिन 2017 के बाद भी मौजूदा स्थिति पे जमीनी स्तर पे इसको काम करने में भी अभी समय लगा, और ये 2018 से काफ़ी प्रभावी हुआ है और अभी तक काफ़ी प्रभावी हो चुका है। तो पहले के लोग इसलिए अवेयर नहीं होंगे, अब तो काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है इस बात को लेके कि हाँ, रेरा जो है एक नियामक प्राधिकरण है जो रियल एस्टेट को जो है रेगुलेट करता है हर तरीके से। तो ये भ्रम जो है लोगों में ख़त्म हुआ है कि रियल एस्टेट पे कोई प्राधिकरण नहीं है जो उसको कंट्रोल करता है। ऑलरेडी लोगों का भरोसा है। तो पहले जब रेरा नहीं था, अब आज की डेट में आफ्टर 2017 जब रेरा एप्लीकेबल हो चुका है, तो मार्केट को या रियल एस्टेट सेक्टर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? 2017 से पहले जो डेवलपर्स से रिलेटेड समस्याएं थी, वो कंज्यूमर फोरम में सुनी जाती थी। कंज्यूमर फोरम में भी उसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिस प्रकार की रेरा में की गई। रेरा इसलिए एक कदम आगे निकला कंज्यूमर फोरम से, क्योंकि रेरा स्पीडियर मामले की सुनवाई करता है। वह आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक के अंदर, डिपेंड करता है बेंच की कंडीशंस क्या हैं, कहाँ पे आप कौन से स्टेट में रेरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपका फैसला आने की उम्मीद है। मैक्सिमम केसेस में 1 साल के अंदर ही फैसला आया है। जहाँ तक बात रही एग्जीक्यूशंस की, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा समय लेता है। एग्जीक्यूशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो अगर उस पर चाहें तो उस पर हम लोग बाद में आ सकते हैं। आपका एक प्रश्न है कि कैसे बदला है। बदलाव ये हुआ है कि 2017 से पहले लोगों को जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो शायद एक्चुअल में बिल्डर्स के पास नहीं होती थी। आज की डेट में यह मजबूरी है और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है रेरा में कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर कराते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना जरूरी था। रेरा ने यह व्यवस्था की कि 2017, 1 मई 2017 से पहले अगर आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आपको प्रोजेक्ट अपना रेरा में रजिस्टर कराना जरूरी है। चाहे वो आपने 2008 में लॉन्च किया हो, चाहे 2010 में, चाहे 2011 में, से लेके 2017 तक उसे ऑनगोइंग परियोजना में डाला गया। अब प्रश्न ये आता है कि रेरा की रजिस्ट्रेशन कराने से बायर कैसे लाभान्वित हुए। उसका बस एक जो है सबसे व्यापक पहलू है
कि अगर आप रेरा में रजिस्टर कराते हैं तो आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी, चाहे वो लीज डीड की डिटेल हो, चाहे वो आपके सैंक्शन मैप की डिटेल्स हो, कितनी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, कितने टावर्स बना रहे हैं, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है अपार्टमेंट का, आपके अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। आप हर क्वार्टर में आपको 3 सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे, सीए सर्टिफिकेट्स, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट और इंजीनियर सर्टिफिकेट। अगर आप नहीं देते हैं तो रेरा ने उसके लिए पेनल्टी की व्यवस्था की है और समय समय पे कई डेवलपर्स के अगेंस्ट उन्होंने उसको इम्पोज भी किया है। इसमें रेरा को लेकर लोगों में एक भरोसापन पाया है कि हाँ रेरा एक है जो इनको रेगुलेट करती है। इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में रेरा काम कर रही है और लोगों को अपना जो है हक भी उससे मिल रहा है और लोग देख सकते हैं कि डेवलपर्स हमें क्या दिखा रहे हैं और क्या दे रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था रेरा ने की हुई है कि सब कुछ उनको उनके पोर्टल पे आप देख सकते हैं, आपको डेवलपर्स के पास जाने की उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर जिस तरीके से जैसे आपने बताया कि 2017 से के पहले के प्रोजेक्ट थे वो भी ऑलरेडी रेरा के अंदर आ चुके हैं, मगर कई कस्टमर द्वारा ये टाइम टू टाइम हमें ये कंप्लेन की जाती है कि वो अपने केसेस लगाते हैं रेरा में और जीत भी जाते हैं, बट लेकिन उनकी फिर बाद में कुछ रिकवरी नहीं हो पाती बिल्डर से। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से रिकवरी की जाए बिल्डर से कस्टमर? देखिए, रेरा जब इन्फोर्स हुआ 2017 में, हर एक्ट का एक अमेंडमेंट होता है। अभी 2017 में एक्ट आया, काफ़ी अमेंडमेंट्स अभी नहीं हुई हैं, अभी शायद एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और अभी उस पर बात चल रही है। एग्जीक्यूशन का स्तर हर स्टेट ने अलग अलग तरीके से उठाया है और एक सेक्शन है सेक्शन 40 जिसमें ये कहा जाता है कि जो आदेश आपका आया है वो आदेश अगर डेवलपर ने नियत समय में अगर उसको कंप्लायंस नहीं किया तो आप उसको रेरा के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं और वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के यहाँ वो वसूली जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको रिकवरी कराने के जितने प्रयास हैं लैंड रेवेन्यू कोर्ट में वो अडॉप्ट करते हैं और मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं कहा जा सकता रिकवरी नहीं हुई है, मैक्सिमम केसेस में रिकवरी हुई है। ये डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि उनकी अभी कंडीशन क्या है, उनके पास इमूवेबल एसेट्स क्या हैं, डीएम ने उनके क्या एक्शंस लिए हैं। कई केसेस में मैं व्यक्तिगत रूप से लड़ा हूं और कई लोगों को न्याय भी मिला है और लोगों को एक्चुअल उनका पैसा, उनका पोजीशन। एग्जीक्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक रेरा ही, उत्तर प्रदेश रेरा की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मुकदमे उत्तर प्रदेश रेरा में मैं देखता आया हूं। उत्तर प्रदेश रेरा में एक अच्छी व्यवस्था ये है कि अगर कोई डेवलपर रेरा के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है सेक्शन 63 के तहत, जो डेवलपर्स के अगेंस्ट होती है, जो बायर्स को नहीं मिलती वो सरकार के खाते में जाएगी रेरा के। तो इस प्रकार से एक डेटरेंट पैदा हुआ है जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, कि अगर मैं किसी आदेश का अनुपालन नहीं करूंगा तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, हमारे ऊपर जो विलंबित अवधि का ब्याज है या जो रिफंड का ब्याज है उसकी वसूली जारी हो सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है, रेरा ने अभी रिसेंटली एक कोड होता है, शायद आप सुने होंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता जिसे सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके थ्रू पोजीशन दिलाने की कार्रवाई भी माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी जी द्वारा अभी की जाने की बात चल रही है और जो शायद आपको अमल में भी दिखेंगी 1-2 महीने में, जिसमें नियम 24 के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट किया गया है उनके उस पे कि हम जो है इनको पोजीशन दिलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो रेरा 2 पहलू पे काम कर रहा है, एक तो जिनके अगर कब्जे के आदेश हुए हैं पोजीशन के तो उनको कब्जा भी दिलवाया जाए, और दूसरा अगर आदेश रिफंड का हुआ है तो उनको रिफंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से आपको दिलवाया जाए। ये प्रक्रिया चल रही है। तो पोजीशन की जैसे आपने बात करी और पेनल्टी को लेकर आपने जो बात करी, अक्सर ये हमने देखा है और खासकर लोगों की तरफ से भी ये कंप्लेंट आती है कि बिल्डर जो है पेनल्टी से बचने के लिए बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के या बिना सीसी के जो है कस्टमर को पोजीशन दे देते हैं, बिना कुछ क्वालिटी मेंटेन करते हुए कस्टमर को बस पेनल्टी ना देनी पड़े इस चक्कर में वो पोजीशन दे देते हैं। आपकी एकदम बात सही है और मैक्सिमम डेवलपर्स जो है यह काम कर रहे हैं और करते भी हैं। उसका एक सबसे बड़ा, अगर आप उसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा ये कि लोगों ने अपने घर का इंतज़ार 2010 से 2011 से कई लोगों ने अलग अलग समय पे बुकिंग की होंगी, अभी तक कर रहे हैं और कुछ लोगों को घर मिला। अब आप अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का अभी आदेश से अभी आप अवेयर होंगे, जिसमें बिल्डर्स को हायर इंटरेस्ट देने के लिए अथॉरिटीज़ को जो है फ्री हैंड दे दिया गया, एंटाइटल्ड है, आप ले सकते हैं।
उस केस में जहां पे लैंड यूज डेवलपर्स द्वारा नहीं दिए गए, ओसी मिलने का या सीसी मिलने का केवल एक कारण यह नहीं होता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा या यमुना में, वो सबसे बड़ा कारण है कि आपने उस लैंड यूज को पेमेंट नहीं किया जो आपने लीज डीड में लिया था। और आपको सारे प्रोजेक्ट का कंप्लायंस करने के बावजूद, आपके सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बावजूद आपको ओसी मिलने की जो है, आप इस दशा में नहीं है कि आप ओसी ऑब्टेन कर पाए। ऐसी दशा में यह बात रेरा को भी समझ आई, रेरा के समझ ये शिकायत आई, रेरा ने व्यापक स्तर पर इस पर चर्चा की। कई जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके कार्यपालक अधिकारियों से मध्यस्थता भी हुई, जिसके बारे में समय समय पर पेपर से हम अवगत रहते हैं। उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर आपके पास 4 रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं, 4 रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट कौन कौन से वो जानने बेहतर जरूरी, सबसे जरूरी होते हैं बायर्स के लिए। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से लेना जरूरी है। मोस्टली कई लोग आईआईटी से लेते हैं, आईआईटी से उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल के बाबत आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या कनेक्शन है, कितना लोड सैंक्शन हुआ है इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन के, यह जानने जो है ये दूसरा सर्टिफिकेट है। तीसरा आपका फायर जो है सर्टिफिकेट, जो किसी भी डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी बिल्डिंग को पोजीशन देने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा फायर सर्टिफिकेट होता है। चौथा जो ज़रूरी है आपका लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब आप इसमें एक तारतम्यता देखेंगे कि चारों सर्टिफिकेट्स का इंटरनल रोल क्या है। आप स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे तभी फायर, और फायर आप लेंगे, फायर कब ले पाएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बगैर आप फायर तो ले नहीं पाएंगे, या फायर के बगैर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं ले पाएंगे। और जब तक आपके पास इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा आप लिफ्ट नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी दशा में अगर चारों सर्टिफिकेट से मतलब आपकी बेसिक कम्युनिटीज जो है पूरी की जा चुकी है रहने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि वाटर, सीवेज और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं अप्रोच रोड्स के, इसके रिस्पेक्ट में बड़ा क्लियर सा ऑब्जर्वेशन है। अगर ये चारों सर्टिफिकेट्स आपके पास आ गए, आप सक्षम प्राधिकरण में आवेदन करें, चाहे वो नोएडा में प्रोजेक्ट आता है तो नोएडा प्राधिकरण को, यमुना में आता है यमुना में, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। आप जैसे ही उनको यह अपना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन करेंगे, चाहे पार्ट चाहे कंप्लीट, अगर रेरा के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 3 महीने के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन उनको नहीं आता है तो आपको डीम्ड सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा कि आपका कंप्लीशन है। उस बेसिस पर रेरा ने यह व्यवस्था की कि आप अलॉटीज को कब्जा ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो यह व्यवस्था वहीं खत्म हो जाती है और वो ऑब्जेक्शन आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। दूसरा, कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि रजिस्ट्री नहीं होती है बट उसके अंदर लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, और जो कंज्यूमर होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि हम इसमें फ्लैट लें या ना लें। तो आपके कहने के मतलब हमारे कहने के मुताबिक हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कस्टमर को ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए जिसके अंदर रजिस्ट्री ना हो रही हो? देखिए, मैंने पहले इससे पहले वाला प्रश्न है, रजिस्ट्री ना होने का और ऑक्यूपेंसी ना होने का केवल आज की डेट में जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना में एक रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न है आपका लैंड यूज, लीज रेंट की पेमेंट ना होना। अब आपका क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री जाहिर सी बात है आम आदमी को मालिकाना हक देती है, और हमारे लिए भी लीगली भी यही, क्योंकि आम आदमी को तब तक एक लगता नहीं कि वो मेरा जमीन है जब तक वो एक रजिस्ट्री नहीं करा लेता, जब तक उसको लगता नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। आप उसके लिए देखिए 2 चीज बनी है, लीज डीड और एग्रीमेंट टू सबलीज। आपको पता है ये मैक्सिमम लैंड लीज पे है। उस कंडीशंस पे जहां पे आपको लैंड यूज पेमेंट आपने अथॉरिटी की नहीं की है और आपने रजिस्ट्री में नहीं करा पाए, तो ऐसी दशा में रेरा ये कहती है कि एग्रीमेंट टू सबलीज जो है आप निष्पादित कर सकते हैं। अब अंतर समझिए कि रजिस्ट्री लीज डीड में और एग्रीमेंट टू सबलीज में अंतर क्या है। लीज डीड अगर जब आप कराएंगे तो जिस अथॉरिटी ने आपको जमीन दी है वो अथॉरिटी भी आपको पार्टी बनेगी, जो डेवलपर्स जो आपको सबलीज किया उनको पार्टी बनेंगे और आप पार्टी बनेंगे। तो यह जो है प्रॉपर एक तरीका है। रेरा ने यह व्यवस्था किया कि हो सकता है कि आप लैंड यूज या लीज रेंट अपना आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, जो इन प्रकार की अभी नोएडा के मार्केट्स में है चलन। ऐसी दशा में आप सरकार को अपना स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करके डेवलपर्स और आप एग्रीमेंट टू सबलीज करा सकते हैं। तो ये कहना कि जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ये मेरा ये मानना है कि जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है
वहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और एग्रीमेंट टू सबलीज करा सकते हैं। जब लीज डीड ओपन होगी, इस प्रकार का जो नोएडा को यह बात, या ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटीज़ को यह बात समझना पड़ेगा कि बायर्स का जो सेंटिमेंट है वो रजिस्ट्री को लेके है। उस बाबत सरकार ऑलरेडी शासन पे कुछ ना कुछ बातें इनकी चल रही हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि बायर्स के फेवर में ही शासन कुछ तरीके बताएगी कि कैसे उसको रजिस्ट्री किया जाए। तो विदाउट रजिस्ट्री भी एग्रीमेंट टू सबलीज पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये मतलब इसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अब ये तो बात हुई जो ऑलरेडी जो हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी टू मूव हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत से हमारे कस्टमर हैं जो NCLT में जो बिल्डर गए हुए हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो वो अब ये जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमें 10 साल हो गए इंतजार करते करते, अब हमें यहाँ से कैसे निकला जाए कि ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे ना तो बिल्डर का अता पता है, ना डिले इतना चल रहा है कोर्ट की तरफ से भी, कि अब उसके अंदर किस तरीके से हम कितना इंतजार और करें। वो देखिए, उसका भी एक रीज़न जो है ये है कि 2017 में जब रेरा आया, रेरा ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने स्टार्ट किए डेवलपर्स के अगेंस्ट। डेवलपर्स ने कई आदेश का कंप्लायंस भी किया, कई कंप्लायंसेस का उन्होंने उल्लंघन भी किया। इस कंडीशंस में जहाँ पे अपने ऊपर इन्होंने प्रेशर पड़ता देखा डेवलपर्स एक पूरे लॉबी ने कि हम शायद ये नहीं कर पाए, तो उन्होंने NCLT की रुख साफ किया। हो सकता है कि कई जेन्युइन इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है कई जानबूझ के भी इंसॉल्वेंट हुए हों। वो दोनों अपना अलग अलग विषय है। इसमें यह है कि सेक्शन 14 में प्रावधान है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कि यार कोई भी कंपनी के अगेंस्ट अगर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाती है, इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि उस पर अगर IRP, जिसे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कहते हैं, अगर उनकी व्यवस्था कर दी जाती है तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट जितने भी आपके मुकदमे चल रहे हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन, वो सारे एवियांस में चले जाते हैं टिल द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ IRP इज बीइंग proposed to be what kind of proposal the IRP is giving to the court, उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे चीज़ें निर्णय होंगी। तो विलम्ब तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कोर्ट का ये रहता है कि आप एक तय समय के अंदर आपको रिजोल्यूशन देना पड़ता है। रिजोल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है आप लिक्विडेशन कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, हो सकता है किसी को बिड के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी डेवलपर्स को या कॉन्ट्रैक्टर को देकर उसका पूरा आप फिर से जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ईच केसेस एंड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच कंपनी। इट माइट बी डिफरेंट, इट माइट बी सेम। पास्ट में आपने जितने भी केसेस लड़े पूरे NCR में, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन जैसे एरिया हैं, उसमें आप इस रियल एस्टेट सेक्टर को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कहाँ पे लेना चाहिए एज ए कस्टमर, या किस इस रियल एस्टेट मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव इसमें काम आ सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। मेरे परसेप्शन से शायद कोई दूसरा सहमत नहीं हो, किसी दूसरे के परसेप्शन से मैं सहमत नहीं हूँ प्रॉपर्टीज़ के मामले में। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना ये सारे लीज होल्ड हैं। गाजियाबाद फ्री होल्ड है। गाजियाबाद में रजिस्ट्रीज आसानी से हो जाती हैं, जिसके बाबत गाजियाबाद के प्रति रुझान लोगों का ज़्यादा रहता है। लेकिन गाजियाबाद की जो सोसाइटीज़ हैं, जो गाजियाबाद की जो अफोर्डेबल सोसाइटीज़ हैं या जो लग्जरी सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है। जो अफोर्डेबल हैं, चाहे लग्जरी सेगमेंट में भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चॉइसेस रह गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो थे, आप तो चीज़ों को करते आए हैं और आप जानते हैं, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड और JP इंफ्राटेक लिमिटेड जो सबसे बड़े हाउसिंग एक्सप्रेसवे पे थे, वो इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। लोटस का पूरा ग्रुप, लोटस के 3C लोटस, ये इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। 143 में आप अगर मैक्सिमम डेवलपर्स की बात करें, वो इंसॉल्वेंसी से गुजर रहे हैं। तो पूरे एक्सप्रेसवे पे अब जाके अगर आपको कहीं लगता है कि रेजिडेंशियल हाउसिंग का स्कोप अगर कहीं बचा है, तो 150 में मुझे लगता है वो स्पोर्ट सिटी के कारण और एक प्लांट सेक्टर होने के कारण लोगों का रुझान ज़्यादा है। और लोगों का रुझान इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि एक प्लांट सेक्टर जो सेंट्रल नोएडा की तरह बसा स्पोर्ट सिटी में, वह 150 में देखने का मौका मिलेगा। दूसरा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने का
नोएडा में जाने का 150 की तरफ, यह भी एक अनुभव लोगों का है, क्योंकि वहाँ से जो एक्सप्रेसवेज है वो कनेक्ट होती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो जेवर एयरपोर्ट का एक जो महत्व है वो तो आपको कुछ दिन बाद अपने आप में पता लगेगा। यमुना भी इसी वजह से जो है लोगों के डिमांड में है। और ग्रेटर नोएडा, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं, एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल हाउसिंग का एक बड़ा हब है, क्योंकि वहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज भी हैं, स्टक प्रोजेक्ट्स भी हैं, और नोएडा एक्सटेंशन में अचानक से उछाल आया है। लेकिन लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी पे खड़ा है, कहाँ उसकी तय सीमा क्या है बनाने की, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और डेवलपर्स का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर किसी भी डेवलपर्स का अगर कोई प्रोजेक्ट स्टक नहीं हुआ है या डिलीवरी में डिले अगर 1 या 2 साल मैक्सिमम हुए हैं, तो लोगों के प्रति उसका विश्वास बहुत बड़ा होता है। 1 या 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं कह रहा हूं कि इस नोएडा में लोगों ने डिले ज़्यादा किया है, लेकिन अगर डिलीवरी भी की है तो भी लोगों का भरोसा उनमें पनपा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब जो रेजिडेंशियल घरों की डिमांड है वो लग्जरी सेगमेंट की तरफ ज़्यादा चली गई है, क्योंकि ये पूरा हब जो है वो कमर्शियल की तरह से तब्दील होता जा रहा है। और मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा रेजिडेंशियल बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो इंसॉल्वेंसी है उसकी ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है, अदरवाइज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे रहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि ITs वो लोगों में एक जो भरोसा है वो ITs को और रेजिडेंशियल को लेके उनमें अंतर साफ नज़र आ रहा है। लोग घर नोएडा एक्सटेंशन में लेना चाहते हैं, ऑफिस नोएडा एक्सप्रेसवे पे लेना चाहते हैं, तो ये आप अंतर समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और लग्जरी सेगमेंट ज़्यादा है नोएडा पे। नोएडा एक्सटेंशन में आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी ले सकते हैं, जो कोई 2 BHK 3 BHK मिल सकता है। शायद नोएडा एक्सप्रेसवे पे अभी शायद मैं अगर आपसे कहूँ कि रजिस्ट्री वाले घर मौजूद हैं या एग्रीमेंट टू सबलीज वाले भी मौजूद हैं और प्रॉपर अच्छा उनका पैकअप हो, तो शायद आपके पास चॉइसेस गिन चुन के ही रहें, वो आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने पास में भी अपने सब्सक्राइबर को चीज़ें बताई हैं कि आज की तारीख में रेजिडेंशियल से ज़्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो पुराने प्रोजेक्ट है स्टक पड़े हुए हैं। बट लेकिन अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें, जैसे अगर ये नौबत ही ना आए, कस्टमर को अगर ये जानना हो कि वो ऐसा किस तरीके से चयन करे बिल्डर का, जिससे उसको ये पता लग पाए कि ये भविष्य में ये प्रोजेक्ट या बिल्डर सही रहेगा जो कभी इंसॉल्वेंसी में नहीं जाएगा या उसका प्रोजेक्ट स्टक नहीं होगा, उसे कैसे पता लगाएगा? भविष्य की बातें अभी नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कौन से डेवलपर की क्या कंडीशन है। इसीलिए मैंने पहले अपने उत्तर में कहा आपके प्रश्न के कि जो उसका पुराना रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पुराना रिकॉर्ड की उसकी डिलीवरी क्या है। अगर मैं किसी भी डेवलपर्स का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप किसी भी डेवलपर्स के बने हुए प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है, लेकिन अगर बने हुए प्रोजेक्ट्स को आप नहीं देखेंगे, स्टक प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, तो आपका खुद भरोसा शायद उस प्रोजेक्ट्स में ना आए। डेफिनेटली। अब सबसे बड़ी बात है कि रेरा इसको किस नज़रिए से देखती है। रेरा ने 2020 में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी किया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 2020 से 2022 में काफ़ी अंतर आए, क्योंकि 2 साल में जो डेवलपर्स कंप्लायंस कर रहे थे शायद वो भी डेवलपर्स कंप्लायंस नहीं कर रहे, और जिन डेवलपर्स ने 2 साल में कंप्लायंस इसमें किया है वो शायद 2020 में कंप्लायंस नहीं कर रहे थे। तो आपको पुराना रिकॉर्ड, उसकी पुरानी डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, कितने उन्होंने लॉन्च किए, कितना डिलीवर किया, कितना प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने बनाए, मौजूदा माली हालत क्या है उनकी जो डिस्प्यूट्स अभी हैं वो कैसे हैं, क्या कोई ऐसा पब्लिक फोरम पे ऐसा कोई वाइड डिस्प्यूट तो नहीं है जिसकी वजह से जो है उनको हर तरीके से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आप चुन सकते हैं, आप चुन सकते हैं कि कौन सा डेवलपर अच्छा है। ये बहुत कॉमन सी बात है लोगों में। हाँ, न्यूज़पेपर, पब्लिक मीडिया के परसेप्शन से बेहतर लोगों को खुद दिखता है सामने कि उन्होंने क्या बनाया है, कितने लॉन्च किए हैं, किस प्रकार की डिलीवरी है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ये लोगों को पता लग जाता है, खुद ही पता जग जा ही रही है। ये सब तो अब हमारे जो बायर्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे आपने सभी आंसर कर दिए हैं। अब एक पर्सनल क्वेश्चन है कि अभी तक तो आपने एज ए लीगल एक्सपर्ट, एक एडवोकेट की तरह हमारे सब बायर के केस सॉल्व करवाए, और अब आपको एज ए बिहार जुडिशरी में एज ए जज आप कैसा फील कर रहे हैं? एज ए जज आप जा रहे हैं, तो पहले तो तहे दिल से आपको शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आप इसको किस तरीके से आप देखेंगे आगे फ्यूचर में? जाहिर सी बात है, खुशी रहती है कि बेंच के, हमारे यहाँ कहा जाता है बार और बेंच, तो बेंच के उस साइड जो है मैं रहा हूँ अपने कुर्सी से। हमने हमेशा एक सम्मानजनक तरीके से पेश किया है और एक सुखद अनुभूति है। अभी उसका अनुभव मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, ज़रूर जो है मेरी जो है जल्दी ही
1 सप्ताह के अंदर मेरी नियुक्ति है, तो इसीलिए मैंने जो है उस मर्यादा में रहते हुए आपको ये इंटरव्यू दिया कि उसके बाद शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊँ। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं, तो बाकी डेवलपर्स के लिए जो है हम और कंप्लेनेंट के लिए हम काफ़ी काम करते आए हैं और करते भी रहेंगे। आगे भी जो लीगल हमारी फ्रेटर्निटी है वो ऑलरेडी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका हमारी टीम का, लीगल टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जिससे हमारे कस्टमर को कुछ लीगली कुछ अगर जानकारी लेनी है तो वो भी कम से कम हेल्प ले पाएँ हमारी टीम की। ज़रूर ज़रूर, वो उसके लिए जो फॉर्म है, जो जूनियर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे, सारी चीज़ें उस माध्यम से चलती रहेंगी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और कोई आपका प्रश्न जो आपको व्यक्तिगत लगता हो, आपको पर्सनल लगता हो कि जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आज आप हमारे बीच आए, हमारे सभी क्वेश्चंस का आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो